दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई उसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और एक खुलासा करते हुए उन्होंने एक टीवी चैनल पर यह कह दिया कि महबूबा मुफ्ती जो कि मुख्यमंत्री रही है जम्मू कश्मीर की, वो आतंकवादियों के घर जाया करती थी। ये उन्होंने बोला। इस पर पीडीपी के नेता तो उछलेंगे ही, लेकिन महबूबा मुफ्ती का एक वो भी वीडियो सामने आया है कि जब वो वहां पहलगांव पहुंची है और पहलगांव में पहुंच करके दुकानदारों से मिलती हैं और उसके बाद बाकायदा उन्होंने एएनआई पर बोला है, मीडिया में बोला कि ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पर जो चल रहा है लोगों को मारा जा रहा है। मतलब आतंकवाद की जो घटना 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई, उसके बाद वहां एनआईए जांच कर रही है, सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है और वहां सेना और एनआईए के मिले जुले जो कम्बैक्ट अभ्यास चला है और पूरा एक्सरसाइज चल रही है, उसका नतीजा है कि वहां 150 से अधिक ऐसे लोग पकड़े गए जिनके बारे में ये पता लगा है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। सोचने की बात है कि पाकिस्तान से चलकर कोई आतंकवादी का ग्रुप यहां भारत में आ रहा है, कश्मीर में आ रहा है और वो ये पता लग रहा है अब एनआईए को कि लगभग 1 महीने से रह रहे हैं, वो रेकी करते हैं, घूमते आते जाते हैं और यहां सबको पता है, तो पुलिस को खबर क्यों नहीं लगी? कारण यही है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो है उसकी मदद कर रहे थे। एनआईए ने और सेना ने जो सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें गैस के सिलेंडर लोकल हैं, चूल्हा, सामान खाना बनाने का और वो बाकी चीजें जो मिली हैं वो सब यहीं की हैं। तो ये पूरा एक पुख्ता एक सबूत मिल रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि जो पहलगाम के लोग हैं, वो जो दुकानदार हैं, उनको वो पकड़ा जा रहा है और वो कह रही है, नाम उन्होंने ना लेकर के ये कह दिया कि ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पर लोगों को खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब महबूबा मुफ्ती सेना के इस अभियान पर सवाल उठा रही है और कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बल और जो सेना ये अब आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है उसको सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। वरना एक राजनीतिक दल की नेता जिसको हमारे ही टैक्स के पैसे से सुरक्षा मिली हुई है, वो जो मुख्यमंत्री रही हो, उसको कहना यह चाहिए था कि जो भी इसके पीछे हैं, सेना और एनआईए और अर्धसैनिक बल जो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन हमने देखा है कि कभी भी सेना अगर सख्ती करती है, आतंकवादियों पर कभी प्रहार करती है, आपको याद होगा पैलेट गन मंगाई गई थी और जब पत्थरबाजों पर कार्रवाई हुई तो यही महबूबा मुफ्ती थी कि संसद से लेकर कोर्ट तक इनके जो नेता हैं उन्होंने हल्ला गुल्ला किया और मानवता की दुहाई देकर के उस पैलेट गन पर इन्होंने रोक लगवा दी। देश का लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उस पर जो खर्च हुआ था, इन्होंने वो गन इस्तेमाल नहीं होने दी ताकि पत्थरबाजों को बचाया जा सके। यही महबूबा मुफ्ती है कि जो आतंकवादियों की भाषा बोलती है। और तब ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया है, हालांकि ये बयान काफी लेट आया है, लेकिन ये बयान लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे अवसर पर आया है कि जब आतंकवाद से भारत आर पार की लड़ाई में है और वो ये चाहता है कि इस समय जो भी कोई उसके सपोर्टर हैं, हम सबको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या ऐसे में अगर एक सीएम, पूर्व सीएम, अब 2 दल हैं वहां, आपस में राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है, लेकिन ये तो जांच का विषय है कि क्या फारूक अब्दुल्ला जो आरोप महबूबा मुफ्ती पर लगा रहे हैं कि ये आतंकवादियों से मिली भगत इसकी है और ये आतंकवादियों के घर जाती थी, अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो महबूबा मुफ्ती का बेटा इस समय मुख्यमंत्री है, उनको तो गृह मंत्रालय में आकर सारे सबूत देने चाहिए, बताना चाहिए। और अगर ये सिद्ध हो जाए कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों से मिली हुई है, ये तो एक राष्ट्रद्रोह है और आतंकी गतिविधि के सपोर्ट में भी वो धाराएं लगती हैं, तो महबूबा मुफ्ती को तत्काल जेल में डालना चाहिए। फिर तो ये हो सकता है कि राजनीतिक दल के नेता हैं, इनकी गाड़ियां चेक नहीं होती, इनको पुलिस नाके पे रोकती नहीं है, इनको सेना भी नहीं रोकती क्योंकि ये राजनीतिक दल के नेता हैं और महबूबा मुफ्ती तो पूर्व मुख्यमंत्री है। तब ये जो सवाल लोग उठाते हैं कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इसका मतलब तो इसका जवाब यही है। फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं और हम फिल्मों में कई बार देखते हैं कि नेताजी हैं, उनकी गाड़ी में डेड बॉडी छुपी है, नेताजी हैं, उनके गाड़ी में कैश छुपा है, नेताजी की गाड़ी में हथियार छुपे हैं, तो पुलिस के अधिकारी सैल्यूट मारकर उनको आगे कर देते हैं, उनकी गाड़ियां चेक नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवादियों के मददगार ये कश्मीर के नेता ही हो और ये नेताओं के, अगर नेता नहीं तो इनके इशारे पर पुलिस के बड़े अधिकारी मिले हुए हो। अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, अब तो ये भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान से विवाह करने वाले कश्मीर के नागरिक, उनकी बड़ी संख्या में पत्नियां पाकिस्तान की हैं या तो कश्मीर में रहने वाली लड़की का पति पाकिस्तान का है। तो बहुत सारे लोग
जम्मू कश्मीर पुलिस में है, बहुत सारे लोग सीआरपीएफ में हैं। अब ये सब क्या क्या कर सकते हैं। सोचिए, एक सीआरपीएफ में यदि कोई बड़ा अफसर होगा और जिसकी पत्नी पाकिस्तान की होगी, तो पत्नी के भाई भतीजे चाचा चाची ये जो हैं, इनमें से कोई अगर आतंकवादी हुआ तो वो उनके कहने पे कुछ भी करेगा। और इसीलिए 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से पहुंचा, इसका उत्तर है ये जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। ये और कोई नहीं बोल रहा, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। तो एनआईए को तत्काल इनसे पूछताछ करनी चाहिए और तत्काल महबूबा मुफ्ती को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। दोनों को बिठाओ, सामने आमने पूछो, सबूत इकट्ठे करो। और अगर महबूबा मुफ्ती से आतंकवादियों की तालमेल है, फिर तो पक्का समझ लीजिए, क्योंकि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और क्योंकि इस समय उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, तो यह भी संभावना है कि उमर अब्दुल्ला को बदनाम करना और केंद्र में मोदी को बदनाम करने के लिए आतंकवादियों ने यह सब प्लान रचा हो कि हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा जाए, आतंकी घटना की जाए, ताकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बदनाम हो और केंद्र की मोदी सरकार बदनाम हो, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि देखिए धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। महबूबा मुफ्ती क्या बोल रही है, सुनिए आप। ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा, बंदूकें उठाई, और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके, जिसके लिए एक आदिल शाह हमारा शहीद वहां हो गया, जान बचा, अपनी दे दी उसने बचाते हुए। इन लोगों ने कंधों पे लाया, अस्पताल ले गए, खून दिया, सब कुछ किया। मगर आज जो मैं यहाँ सुन रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया जाता है कि एक तो ये है कि ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेजते हैं घर। तो ये क्या है? तो सुना आपने, महबूबा मुफ्ती जो पहलगाम में पहुंची वहां बोलती हैं कि यहाँ धरपकड़ ज्यादा है। लोगों ने, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने जो घायल थे, यानी वो हिंदू जिनको गोलियां लगी, उनको अस्पताल पहुंचाया, उनको रक्तदान दिया, उनकी जान बचाई है। ये तो सभी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन सभी को ओवरग्राउंड वर्कर माना जा रहा है और सबको जेल में बंद किया जा रहा है। दिन भर बिठा के रखते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। सैकड़ों लोग बंद हैं। देश के लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए। पुलिस या सेना द्वारा की जाई धरपकड़ बंद होनी चाहिए। यानी महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि जो पुलिस और सेना मिलकर के ये जो आतंकवाद पर प्रहार कर रही है, जो इस घटना के बाद से लोगों की तलाशी ली जा रही है घर घर की और लोगों को पकड़ा जा रहा है, कई लोग जेल में बंद हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये तो सब निर्दोष हैं, ये तो सब मदद करने वाले हैं हिंदुओं की, इनको तो छोड़ दो। तो महबूबा मुफ्ती जी और मैं तो फारूक अब्दुल्ला दोनों से पूछूंगा कि 1990 के दशक में आखिरकार कश्मीरी पंडितों को मारकर किसने भगाया, उनका कत्लेआम किसने किया, उनकी महिलाओं से किसने किया, और वो कौन था जिसने ऋषि कश्यप की इस धरती को कश्मीर कर दिया और यहाँ हिंदू विहीन कर दिया, जबकि यहाँ आज भी जो चिन्ह हैं, जो मंदिर हैं, वो बताते हैं कि ये ऋषि कश्यप की धरती थी। लेकिन आज वहां ऋषि कश्यप का पूर्वज जो उनकी संतानें हैं, वो मात्र 1% भी नहीं बचे। तो ये कैसे हुआ है? आपकी मिली भगत के बिना नहीं हुआ है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा दोष इन राजनीतिक दलों के साथ जो इनकी सबकी मां है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस ने जिस तरह से धारा 35A और 370 लगा के रखी, ताज्जुब है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। मैं लोगों से सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर की लड़की से विवाह करके कश्मीर की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता था? अभी तो भारत का अंग हो गया, धारा 370 हट गई, लेकिन कश्मीर में मूल निवास प्रमाण पत्र उसको नहीं मिलता। कश्मीर की सरकारी नौकरी प्राप्त कोई अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सकता। क्या आप ये जानते हैं कि किसी अन्य नागरिक को, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, कश्मीर के अलावा किसी अन्य राज्य के मुसलमान को कश्मीर में जमीन खरीदने का, सरकारी नौकरी का, वहां वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। उसके उलट आप देखिए कि यदि पाकिस्तान का कोई युवक कश्मीर की लड़की से विवाह कर देता है तो 35A धारा उसको ये
पावर देती थी कि वो कश्मीर का नागरिक बन जाएगा, कश्मीर में नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, जमीन भी खरीद सकता है। यही खेल पूरे देश में चल रहा है और इसी खेल के जरिए आपको बता दूं कि झारखंड जो आदिवासी एरिया हैं इस तरह से, उन सब में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, सब जगह ये खेल चल रहा है कि पहले घुसपैठ करो, फिर वहां हिंदुओं की महिलाओं से शादी करो, आदिवासी एरिया में भी जमीन लेने का एक जरिया इन्होंने ढूंढ रखा है। उत्तराखंड में यही खेल चल रहा है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊपर पहाड़ तक चले जाओ, यही सब चल रहा है। ये सब उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं और बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस ने इस देश में जो गजवाए हिंद करने की संभावना रखते हैं और उस भावना से ये अपना षड्यंत्र यहाँ चल रहे हैं पिछले 77 साल से, उनको कांग्रेस ने पाला पोसा, ऐसे नियम कायदे कानून बनाकर रखे कि वो यहाँ अधिक से अधिक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आए, यहाँ की नागरिकता लें, यहाँ वोट का अधिकार पाएं, वो यहाँ सरकारी नौकरियां करें, 50-50 बच्चे पैदा करें और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दें ताकि गजवाए हिंद उनका एक दिन कामयाब हो। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, ये कट्टरपंथियों को पालने पोसने वाली और गजवाए हिंद करने वाले जो लोग हैं, जो सोच रखते हैं, उनको पालने पोसने वाली पार्टी है। मूर्ख हिंदू इस पार्टी के पीछे खड़ा है या कोई साथ में खड़ा है, ऐसे मूर्ख हिंदू जो अपने ही डाली को बैठकर अपने हाथ से काट रहा है, अगर कांग्रेस या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी को वो पालता पोसता है, यानी वोट देता है, सपोर्ट देता है। समाजवादी पार्टी भी उन्हीं में से एक पार्टी उभरी है। इनका चरित्र देख लो कि किस तरह के कारनामे हैं इनके, कि ये आतंक की घटना पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, जबकि हमेशा सेना की कार्रवाई पर और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। इसमें आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हर राष्ट्रभक्त की जिम्मेदारी है कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को सबक सिखाए, मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको एक्सपोज करें और सामाजिक रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। आपकी इस पर क्या राय है? जरूर अपनी राय साझा करें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।